इमेजिन आप एक रेगिस्तान में हो, शहर के शोरगुल से बिल्कुल दूर। रेगिस्तान के बीचों बीच आप देखते हो एक स्टनिंग ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल डाइव साइट, वाटर विच डीप ब्लूइश कलर जो डायरेक्टली रिजेंबल करता है स्काई से। एंड यू आर क्यूरियस, आप इसमें डाइव करने लगते हो। कोल्ड फ्रेश एक्सट्रीमली क्लियर वाटर, और डाइव करते हुए आप अपने दोस्त के साथ इस आर्टिशियन वेल के 80 फीट डेप्थ वेल के बॉटम में चले जाते हो। एंड इट टर्न्स आउट वहाँ एक सिनोटे था। पानी की वजह से लंबे टाइम से वहाँ के सॉल्युबल रॉक्स रैंडमली इरोड हो गए थे, और इसकी वजह से वहाँ एक मैसिव रूम और लंबा कॉरिडोर बन गया था जो कि काफी गहराई में जा रहा था। एक अलग इन्वायरमेंट, ऊपर क्रिस्टल क्लियर वाटर से बिल्कुल ऑपोजिट एक स्केरी इन्वायरमेंट। वाटर फील्ड केव, क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लस स्मॉल जिगजैग पैसेज लाइक कि कोई मेज हो, और यहीं से असल मुश्किलात शुरू होता है। और आपकी एडवेंचरस माइंड प्लस क्यूरियोसिटी आपको और आपके एक दोस्त को इसके अंदर लेकर चली जाती है। एक ह्यूज मिस्टेक, अंदर जाते ही वो स्पेस टाइटर से और टाइटर होने लगता है। पैसेज इतना नैरो कि एक बार में एक ही पर्सन अंदर जा सकता है और दूसरा पर्सन आपके पीछे आएगा। केव की नुकीली दीवारें, घुसने के बाद वहां मुड़ना इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा और एक प्योर साइलेंस। लेकिन प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ी है। अंदर आगे जाते हुए केव का पानी डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट्स नॉट इजी। आपको इसकी भनक भी नहीं लगती क्योंकि आप तो आगे देख रहे हो। और फाइनली जब कुछ समझ आए और वापस आने की सोचे तो पूरा पानी सिल्टेड हो चुका हो। आप सभी डायरेक्शन के सेंस को लूज कर चुके हो। कौन सा है बाहर जाने का रास्ता, यू नो नथिंग। एक स्मॉल पैसेज के अंदर ट्रैप्ड विच इज फिल्ड विद वाटर, और यहीं से पैनिक होना शुरू होता है। तेज सांसें, यू मूव वे फास्टर, जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस। और आपके ये बाहर निकलने की कोशिश, ये चीजें सिर्फ वहां के विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करता है एंड नथिंग एल्स। एंड यस, ये स्टोरी का यहीं दी एंड हो जाता है। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, ये एक ग्लिम्स था दो स्टूडेंट के आखिरी मोमेंट का, डेविड ग्रेग एंड माइक गोडार्ड का, जो 1976 में वहां गए थे फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली। कई महीनों बाद डेविड और माइक का डेड बॉडी वहां मिलता है 130 फीट की गहराई में, जो कि उतना गहरा नहीं है कंपेयर टू 190 फीट जो इस सिनोटे के एंड पॉइंट तक है, जहां जाना इससे 10 टाइम्स ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज एग्जैक्टली इसके 40 ईयर्स के बाद 2016 में द मोस्ट एक्सपीरियंस डाइवर वही 190 फीट की डेप्थ में जाने का प्लान करते हैं, जिस मिशन को लीड कर रहे थे माइक यूंग एंड ए नेवी गाय शेन थॉम्पसन। फर्स्ट नेम सेम है इस बार के माइक का भी, लेकिन क्या इस बार भी हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? एंड यू नो, ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू मेरे प्रीवियस कवर किए हुए वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो फुल्ली इसके बारे में नहीं है। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, एक सीरियस क्लॉस्ट्रोफोबिया वार्निंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड यू आर वाचिंग मारूफ थिंक। एल्बुकर्क से लगभग 100 मील दूर रूट 66 के किनारे ये है सेंटा रोजा ब्लू होल। ऊपर से देखने पर एक शांत गहरी नीली झील लगती है, स्विमर्स और स्क्यूबा डाइवर के लिए एक हेवन। लेकिन इसकी खूबसूरती एक धोखा है। इसकी असलियत इसके नाम में नहीं बल्कि इसके नेचर में छुपा है। ये एक आर्टिशियन वेल है विच मीन्स इसके बॉटम से पानी आने के मल्टीपल सोर्सेस है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। लाइक ऑन एन एवरी मिनट 3000 गैलन्स ऑफ वाटर इसमें आता है, और इसी वजह से इसके पानी क्रिस्टल क्लियर लगती है, और ये पानी एवरी 6 आवर्स में रिफ्रेश होती है। इट्स लाइक ये कोई अलाइव वेल हो जो सांसें ले रही हो। एंड इन जनरल लोग आते हैं, इसके ठंडे साफ पानी में डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके नीचे इसके आत्मा में छुपे हुए खतरे को कोई देख नहीं पाता। सरफेस से 80 फीट नीचे जाने के बाद इसके बॉटम में इसके तल पर आपको बोल्डर्स, कंस्ट्रक्शन जंक्स और यहाँ वहाँ बिखरी हुई हड्डियां मिलती है, और इसके आखिरी छोर पर ईस्ट साइड में वो 4 फुट चौड़ा ओपनिंग है, वो दरवाजा जो अंधेरे में खुलता है। और ये सिनोटे बहुत लंबे टाइम से पानी की वजह से इरोड होने की वजह से बने थे। अगर कोई क्यूरियस डाइवर इसमें जाए तो उन्हें 15 फुट का एक ड्रॉप मिलता है जो एक नैरो पैसेज में ले जाता है, फिर एक चेम्बर जहाँ से डिफरेंट पैसेजेस अलग अलग दिशाओं में फैलती है। कुछ रास्ते आगे जल्दी बंद हो जाते हैं और कुछ और भी गहरी अंधेरी रूम्स और कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर्स की तरफ ले जाते हैं, और इनफैक्ट इसके डीपेस्ट पॉइंट 195 फीट तक जाती है। इस केव का फ्लोर बना था एकदम फाइन सैंडी सिल्ट से, और अगर कोई गलती से इसमें टकरा जाए तो वो सिल्ट पानी में आ जाते और स्टीडली वो पूरी एरिया को एक क्लाउडी डेंस में चेंज कर देते, विच इज कॉल्ड सिल्टिंग, यानी विजिबिलिटी 0 एंड गेम ऑलमोस्ट ओवर। एंड अर्लियर एज आई सेड, वहाँ जो 2 स्टूडेंट्स की जानी गई थी तो उसकी वजह से वहाँ सिनोटे में एक मेटल ग्रेट लगा दिया गया था, और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर डालकर उस एरिया को बंद कर दिया गया था, प्लस एक वार्निंग साइन भी लगा दिया गया था वहाँ। बट यू नो, इंसान की फितरत होती है बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करना, उस डर से लड़ना जिससे वो शायद कभी जीत नहीं सकते।
इन 2013 एडीएम एक्सप्लोरेशन फाउंडेशन, जो अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर और मैप करने के लिए फेमस है, वो सेंटा रोजा के ऑफिशियल से परमिशन मांगते हैं अंदर के केव को एक्सप्लोर करने के लिए। उनका मिशन बहुत ही एम्बिशियस था। वो ब्लू होल को साइंटिफिकली मैप करना चाहते थे, वो भी इसके डीपेस्ट पॉइंट में जाकर, जहाँ कोई भी इंटायर हिस्ट्री में नहीं गया था अभी तक। प्लस गाइडलाइन डालना, प्रिसाइज मेजरमेंट लेना और इसके हर टनल, हर चेंबर, हर पैसेज को फिल्म करना। उनका सिंपल कहना था कि अगर आगे आने वाले हादसे से बचना है तो उससे पहले इस जगह को समझना बहुत जरूरी है। बट एडीएम को यहाँ एंट्रेंस को साफ करने में, वहाँ के बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने में 3 साल लग जाते हैं। टीम को लीड कर रहे थे माइक यूंग, और वो सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि केव मैपिंग की दुनिया में एक लेजेंड कंसीडर किए जाते थे। ही वॉज वेरी काम एंड फोकस्ड। सालों तक पानी के नीचे भूल भुलैया में भटकने के बाद उनमें खतरों के लिए एक गहरी रेस्पेक्ट पैदा हो गई थी। और इसके साथ थे शेन थॉमसन, एक फिट और डिसिप्लिन्ड नेवी डाइवर। शेन के पास हाई स्ट्रेस इमरजेंसीज के लिए एक एलीट ट्रेनिंग थी, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन इट, एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हिस्टोरिक मिशन। और इसमें इनका रोल था अपने स्पेशल कैमरा से केव रूट को रिकॉर्ड करना, और यही चीजें आगे चलकर पूरे हादसे की शुरुआत बनती है। आज केव मैपिंग करने का आखिरी दिन था, और इस डाइव के दौरान डाइवर केव के डीपेस्ट पॉइंट 195 फीट तक इन्होंने एक्सप्लोर भी कर लिया था, और टनल से काफी आगे ऊपर की तरफ वापस आ रहे थे। लेकिन फिर माइक वहां नीचे डीपेस्ट एरिया में दोबारा गाइडलाइन को प्रॉपर फिक्स करने का डिसाइड करते हैं। प्लान बहुत स्पेसिफिक और सेफ्टी फोकस्ड था। माइक अकेले सबसे गहरी और खतरनाक सेक्शन में जाकर गाइडलाइन को रिट्रीव करेंगे। शेन पीछे एक सेफर स्टेजिंग पॉइंट 140 फीट के रिस्ट्रिक्शन पर रुकेंगे और कैमरा रेडी रखेंगे। माइक ने साइड माउंटेड रीब्रीदर पहना था, जिसमें टैंक्स उनके साइड में होते हैं। ये उनको पतली जगहों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है, बल्कि शेन ने बैक माउंटेड रीब्रीदर पहना था, और ये छोटा सा डिफरेंस आगे चलकर बहुत बड़ा साबित होने वाला था। माइक नीचे गाइडलाइन तक पहुंचते हैं और वो शेन को सिग्नल देते हैं कि अब वो लाइन को फिल्म कर सकते हैं, और तभी शेन ये क्लियर प्लान के अगेंस्ट बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अपने सेफ साइड को छोड़ देते हैं। और समवॉट ये शायद वो कंफ्यूजन में कर रहे थे, और माइक के पीछे वो पतली सुरंग में डाइव करके आने लगते हैं। और शेन जब वो पतली सुरंग में माइक के पीछे आ रहा था तो वो अचानक एक नुकीले लाइमस्टोन की दीवार से टकरा जाता है। और तुरंत ही वो टक्कर से पानी में सिल्डिंग होना शुरू हो जाती है। रोशनी गायब और कुछ ही सेकंड में विजिबिलिटी 0, पिच ब्लैक डार्कनेस। शेन घबरा जाता है और पैनिक करने लगता है, और माइक अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ा था। और जब वो पानी के बबल्स के तेज आवाज को सुनता है, एंड देन अगेन वो शेन की आवाज को सुनता है, एक घबराहट भरी तेजी से चिल्लाने की। शेन एक फंसे हुए जानवर की तरह एक इनविजिबल केव में स्ट्रगल कर रहा था। उसकी हर हरकत से और ज्यादा सिल्टिंग हो रही थी, और वहां के अनस्टेबल दीवारों से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। इस क्लॉस्ट्रोफोबिक अंधेरे में माइक फील करता है कि शेन उसके नीचे पुश कर रहा है, उस टाइट स्पेस में फंसा हुआ। और फिर माइक शेन के शोल्डर को टैप करता है उसे शांत कराने के लिए, लेकिन शेन पर डर इस कदर हावी हो गया था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। माइक महसूस करता है कि शेन उस छोटी पैसेज में उल्टी डायरेक्शन में उसके नीचे फंसा हुआ है, और तभी अचानक शेन का एक जोरदार लात माइक के मुंह पर लगता है। और इससे सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि उससे माइक के ड्राई सूट का वाल्व टूट जाता है, और बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से उसके सूट के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। यानी अब हाइपोथर्मिया का खतरा एक्सट्रीमली हाई हो गया था, और इस ठंडे पानी का शॉक इतना बड़ा था कि माइक का बॉडी नम होना शुरू हो जाता है, और ये नमनेस उसके पैर से उसके जिस्म तक बढ़ने लगती है। वो अपने आप को फोर्स करना शुरू करते हैं कि धीरे धीरे सांसें ले। वो अपने ट्रेनिंग के स्टेप्स को याद करते हैं, शांत रहना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना और गाइडलाइन को ढूंढना। तब वो फिर अपने पैर को 2 बोल्डर्स के बीच एक पतली सी दरार में फंसा देता है। ऑफ कोर्स दर्द होता है, लेकिन इससे उसे उस अंधेरे में एक एंकर मिल गया था, एक बैलेंस। और इससे शेन के लिए भी नीचे से स्लिप करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन शेन अभी भी अंधाधुंध डर में था, और वो झटके से आगे बढ़ जाता है, माइक के पैर को ऑलमोस्ट तोड़ते हुए। लेकिन उसी झटके में उसने माइक के फिन को खींचकर बाहर निकाल दिया था। फिन जो डाइवर के पैर में लगे होते हैं, जो डाइव करने में डाइवर को सिग्निफिकेंटली हेल्प करते हैं। और इस अंधेरे में माइक को भी एहसास हो गया था कि उसका फिन पैर से निकल चुका है, और माइक के लिए इस केओटिक सिचुएशन में अपने पैर के फिन को खोना उम्मीद खोने जैसा था। लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे थे। अभी और भी चीज़ें थी जिस पर इसे फोकस करना था। वो पहले अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाते हैं और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, गाइडलाइन ढूंढना। वो ठंडे पानी में अंधेरे में दीवार के पास अपने हाथों से कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे, और फिर अचानक उसके हाथ एक जाने पहचाने चीज़ से टकरा जाता है, उसका फिन, जो एक रॉक लेज के पास अटका हुआ था। एंड नाउ फाइनली वो थोड़ा शांत होता है, लेकिन अभी सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। वो पहले फिन को मजबूती से पकड़ते हैं और फिर बगल के गाइडलाइन को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। गाइडलाइन में अभी भी हल्की सी मूवमेंट महसूस हो रही थी,
इसका मतलब नीचे शेन अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन माइक शेन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे और वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए शेन की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए माइक के सूट की वजन बढ़ रही थी क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा था। और फिर अचानक वो गाइडलाइन ढीली पड़ जाती है। उसमें अब कोई भी मूवमेंट नहीं था। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था और माइक को समझ आ जाता है कि शेन आगे कहीं मर चुका है। यह एहसास अंधेरे के उस बोझ के बीच एक फिजिकल झटके की तरह थी। लेकिन अभी इन्हें यह भी पता था कि इन्हें अभी खुद को बचाना है। उसका शूट ठंडे पानी से भरा तो था ही, इसकी एयर सप्लाई भी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। और वो अंदर में बिल्कुल संभल कर मेथडिकली टर्न लेते हैं जिससे और ज़्यादा सिल्ट ना उठे। अब सिर्फ एक ही सहारा था, वो पतली सी लाइन जो उसकी कांपती हुई उंगलियों से गुजर रही थी। उसी को गाइड बनाकर वो धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। और फाइनली माइक सरफेस पे आ चुके थे और वो पूरा कांप रहे थे। और अब तक जो नीचे हादसा हुआ वो पूरा सेफ्टी ड्राइवर को बता देते हैं। स्टिल वो फ्रोजन वाटर में 2 आवर्स तक रहते हैं जिससे उसका बॉडी नॉर्मल हो सके। और बाद में विद ए हेवी हार्ट वो वापस वहीं नीचे केव में जाते हैं ताकि शेन की बॉडी को निकालने में वो रेस्क्यू टीम की मदद कर सके। शेन के पास जो कैमरा था उसने अंदर के पूरे हादसे को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था और वो शेन की पैनिकनेस ही थी जिसने शेन की जान ली। पोस्ट एनालिसिस से पता चलता है कि जब वो अंदर शू में तेजी से सांसें लेने की कोशिश कर रहे थे तो उसका एडवांस रीब्रीदर सिस्टम ओवरलोड हो गया था और फिर वो अपने इमरजेंसी एयर सप्लाई को यूज करना शुरू कर देते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो अंधेरे में उस डर की वजह से वो वापस रीब्रीदर सिस्टम पर स्विच करना भूल जाते हैं, जिस वजह से उसका इमरजेंसी एयर सिलेंडर पूरी तरह से खाली हो जाता है। उसका ड्राई सूट भी कई जगह से फट चुका था क्योंकि वो बिना कंट्रोल के नुकीले पत्थर से टकरा रहे थे अंदर में। और सबसे बड़ी गलती, जो प्लान बना था 140 फीट के स्टेजिंग पॉइंट पर रुकने का, तो शेन को वहां रुकना चाहिए था। उसे माइक के पीछे नहीं जाना चाहिए था और वही इस पूरे हादसे की शुरुआत बनती है। लेकिन इसके ऑपोजिट माइक वो ट्रेंड थे, वो डर को कंट्रोल करना जानते थे। उसने वो सभी स्किल्स सही टाइम पे यूटिलाइज किया। डेट्स वाई वो जिंदा बच पाते हैं। हालांकि टीम ने केव के काफी हिस्से को सक्सेसफुली मैप कर लिया था, लेकिन पूरी ब्लू होल केव सिस्टम को मैप करने का जो एम्बिशियस मिशन था वो फेल हो चुका था। वो केव सिस्टम एक्सपर्ट डाइवर के लिए भी सेफ नहीं थी। अब एंट्रेंस पर एक और नया ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल ग्रेट लगाया जाता है और केव को हमेशा के लिए सील कर दी जाती है। यह हादसा एक सबक है क्योंकि केव डाइविंग बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, प्लानिंग और रूल्स की रेस्पेक्ट मांगती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग जरूर गहराई तक लेकर जा सकती है, लेकिन जब अंदर में रूल्स टूटते हैं, फियर, डर हावी होना शुरू होता है, तो उसके अंजाम को प्रेडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लू होल का साफ शांत पानी और स्टेडी टेम्परेचर अभी भी लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन नीचे का खतरा ये याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो बेहतर है। और याद रहे, हर केव के राज खुलना जरूरी नहीं। कभी कभी अंधेरों की इज्जत करना ही हमारी असली हिम्मत होती है।